नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जो व्यापारी और डीलर अभी तक जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, सरकार ने उन्हें एक बड़ी राहत यहां पर दे दी है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आडिया ने कहा कि ऐसे व्यापारी और डीलर 1 जुलाई के बाद भी आसानी से कारोबार कर पाएंगे। ऐसे कारोबारियों को प्रोविजनल आईडी जारी की जाएगी। 15 डिजिट की प्रोविजनल आईडी कुछ महीनों तक जीएसटीएन के तौर पर काम करेगी। हसमुख आडिया ने यह भी कहा कि कारोबारियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने बताया कि 81% व्यापारी पहले ही जीएसटीएन पर माइग्रेट हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। हसमुख आडिया ने साफ कर दिया है कि जो व्यापारी जीएसटीएन में रजिस्टर नहीं करा पाए हैं, उन्हें किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। आप 1 तारीख के बाद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा इस पर ज्यादा अपडेट कर चुके हैं। असीम, ये उन तमाम लोगों के लिए या यूं कहे कि तमाम व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है जो अभी तक बेहद कंफ्यूज थे और समझ नहीं पा रहे थे कि 1 जुलाई की डेडलाइन पास आ रही है लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं करा पाए हैं। अब वो यहाँ पर एक प्रोविजनल आईडी के तहत कारोबार कर पाएंगे। जी, सही कहा आपने। अभी तक देखिए लोगों को काफी परेशानी आ रही थी रजिस्ट्रेशन करने के अंदर और उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं आ पा रहा था। और सरकार का ये कहना है कि अभी तक सिर्फ 60% व्यापारी जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया है, बाकी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो अभी वो लोग रश कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उसको देखते हुए सरकार ने कहा कि आप जो है रश मत करिए, आपको एक प्रोविजनल आईडी जो है 15 अंकों का वो दे दिया जाएगा। आप उसके तहत अपना फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। बाद में उस प्रोविजनल आईडी को आपको फुल फ्लेज आईडी में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हुआ और वो अपने फाइलिंग जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है असीम, ये प्रोविजनल आईडी कैसे मिलेगा? देखिए, इसके लिए आपको जो जीएसटी है उसकी जीएसटीएन की वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक एसएमएस आएगा और एसएमएस आपका एक प्रोविजनल आईडी जो है वो होगा। उस प्रोविजनल आईडी को आप बाद में जब भी चाहे उसको आप कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं उसको फुल फ्लेज आईडी में। लेकिन अगर आपको प्रोविजनल आईडी क्रिएट नहीं हुआ है तो यानी कि आपका फुल फ्लेज आईडी क्रिएट नहीं होता, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोविजनल आईडी से भी आपका काम जो है वो चल सकता है। आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा, आप प्रोविजनल आईडी का उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीएसटीएन की वेबसाइट पर आप जाइए, एक 15 डिजिट का प्रोविजनल आईडी आप क्रिएट कीजिए और इस प्रोविजनल आईडी से आप 1 तारीख के बाद भी अपना कारोबार आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास समय है, आप एक परमानेंट आईडी यहां पर क्रिएट करवा सकते हैं। और हसमुख आडिया ने खुद भी साफ किया कि 81% व्यापारी जो है वो पहले ही जीएसटीएन पर माइग्रेट कर चुके हैं। लेकिन अगर आप उन 19-20% व्यापारियों में से हैं जिन्होंने अभी तक आईडी क्रिएट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप जीएसटीएन की वेबसाइट पर जाइए, एक प्रोविजनल आईडी आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ये 15 डिजिट का प्रोविजनल आईडी होगा जिसके आधार पर आप 1 जुलाई के बाद भी व्यापार आसानी से कर सकते हैं, आसानी से अपनी तमाम डील्स पूरी कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास काफी समय होगा। आप एक परमानेंट आईडी भी यहां पर अपना क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक और अहम खबर, सरकार ने जीएसटी को प्रमोट करने के लिए बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को चुना है। जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स यानी कि सीबीईसी अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी और जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने वाला है। अमिताभ के साथ 40 सेकंड का एक वीडियो भी शूट किया जा चुका है। इसे सर्कुलेट अब यहां पर किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में इस वीडियो को अटैच भी कर दिया है। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में अमिताभ बच्चन जीएसटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अमिताभ से पहले बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु जीएसटी की एम्बेसडर थी। उनके एड आपने जगह जगह पर देखे होंगे और अब पीवी सिंधु के बाद अमिताभ बच्चन जीएसटी के अगले ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और रामनाथ कोविंद को एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर फैसला लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज इसकी घोषणा की। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल हैं। कोविंद बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में गिने जाते हैं और बीजेपी के अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के पनौख गांव के रहने वाले हैं और इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ साथ कई और नेताओं के भी नाम के कयास
कयास लगाए जा रहे थे। और फिलहाल रामनाथ कोविंद जिनके नाम की चर्चा कहीं भी नहीं थी, अब वो यहां पर एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी और अमित शाह ने यहां सबको चौंकाते हुए उनका नाम देश के अगले राष्ट्रपति के लिए आगे रखा है। अगर आंकड़ों को देखें तो रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। कोविंद के नाम की घोषणा करते हुए अमित शाह ने कहा कि आशा है कि सभी दल इस पर सहमत होंगे। और उधर पीएम मोदी ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से भी फोन पर बातचीत की और उन्हें इसकी जानकारी यहां पर दी। रामनाथ कोविंद के नाम पर उन्होंने समर्थन भी मांगा। से फीडबैक मिले और समाज जीवन के भी कई हिस्सों से चर्चा करने के बाद एक लंबी सूची का विचार आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ और अंत में राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। मेरे सहयोगी रविंद्र ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, इतने सालों से आप बीजेपी कवर कर रहे हैं, कई नाम हमने यहां पर सुने थे, लेकिन अब जो नाम यहां पर सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं और इसे चुने जाने का आधार क्या कुछ है? देखिए, न सिर्फ मीडिया बल्कि बीजेपी के ही तमाम बड़े नेताओं की बात करें या यहाँ तक कि संसदीय बोर्ड के भी सदस्यों की बात करें, सबके लिए सरप्राइज नाम था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सामने रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए रखा। सही तौर पर यह प्रधानमंत्री का सरप्राइज भी था और मास्टर स्ट्रोक भी था। मास्टर स्ट्रोक इसलिए कि बीजेपी के नेताओं का कहना कि एक दलित चेहरे को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, पद का उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि 2019 में लोकसभा के चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, 2017 में ही अगर देखा जाए तो गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले, और विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार पर और बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा, और इसलिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, रामनाथ कोविंद को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई भी दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि किसान के बेटे और साधारण परिवार से आए रामनाथ कोविंद ने अपना जीवन गरीबों के लिए समर्पित किया। रामनाथ कोविंद की उल्लेखनीय पृष्ठभूमि, कानून और संविधान की अच्छी जानकारी से देश को फायदा होगा और मुझे विश्वास है कि रामनाथ कोविंद एक असाधारण राष्ट्रपति होंगे और गरीबों की मजबूत आवाज बनेंगे। और जेडीयू ने कहा कि अभी नाम सामने आया है, इस पर विचार कर आगे की रणनीति तय करेंगे। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए, आज ही नीतीश कुमार जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक नाम नहीं आया है, अब उनके तरफ से नाम का ऐलान हो गया है। पार्टी निश्चित तौर पर उस नाम पर विचार करेगी और जो भी औपचारिक निर्णय होगा वो उसको बताया जाएगा। और उन्होंने अगर जो नाम तय किया है, अब जनता दल यूनाइटेड उस नाम पर विचार करेगी और जो निर्णय होगा वो जल्द ही साझा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक नाम चुना है। जब वो अधिकृत रूप से कांग्रेस को सूचना देंगे, हमारे दल को सूचना देंगे, तो हम सारे गैर भाजपाई जो दल हैं, जो एनडीए से अलग हैं, बाहर हैं, जिनके साथ हमारा विचार विमर्श चल रहा था, हम उनके बीच बैठेंगे और अगली रणनीति, अगला कदम हमारा क्या होगा, ये हम सामूहिक रूप से सब लोग बैठकर तय करेंगे। अगर उन्होंने नाम दिया है तो निश्चित रूप से आदरणीय सोनिया जी इस पर और दलों से जिनसे लगातार विचार विमर्श चल रहा था, उनसे विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद जो निर्णय उनका होगा वो भी सार्वजनिक करेंगे। और रामनाथ कोविंद को एनडीए का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि दलित चेहरा होने की वजह से उन्हें सटीक उम्मीदवार माना जा रहा है। साफ सुथरी छवि की वजह से विरोध की उम्मीद बेहद कम है। विपक्ष के पास कोविंद के नाम के विरोध का कोई ठोस मुद्दा नहीं है। विपक्ष विरोध करता है तो दलित राजनीति का विरोध ही माना जाएगा। समाजवादी पार्टी बीएसपी विरोध नहीं करेगी क्योंकि कोविंद
खुद यूपी के हैं। मोबाइल कंपनियों के लिए ग्राहकों का वेरिफिकेशन अब आसान हो जाएगा। कंपनियां अब किसी भी सर्कल में आधार के जरिए ग्राहक का वेरिफिकेशन कर सकेगी। दूरसंचार विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की है, यानी कि अब आधार के जरिए ग्राहक देश के किसी भी हिस्से में मोबाइल नंबर ले सकेंगे। पहले सिर्फ आधार वाले एड्रेस वाले सर्कल में ही मोबाइल कनेक्शन मिलता था। अब नई गाइडलाइंस के जरिए पूरे देश में कहीं भी ग्राहक का वेरिफिकेशन हो सकेगा। साथ ही साथ ग्राहक को मोबाइल कनेक्शन हासिल करने के लिए किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। अभी तक आप कपड़े, जूते, मोबाइल फोन, खाने पीने की चीजें होम डिलीवर कराते थे, लेकिन देखिए अब जल्द ही आप पेट्रोल और डीजल भी डिलीवर करवा सकेंगे। डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम के बाद अब पेट्रोल डीजल की होम डिलीवरी लागू करने पर काम शुरू हो गया है, यानी कि जल्द ही गाड़ी में तेल भरवाने के लिए आपको पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप भी पेट्रोल पंप पर लगने वाली ऐसी लंबी कतारों से परेशान हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार की योजना कामयाब रही तो अगले 3-4 महीने में आप घर बैठे पेट्रोल डीजल मंगा सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल मंत्रालय ने इस योजना के लिए ड्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया है और इस पर पेट्रोल पंप डीलर्स और तेल मार्केटिंग कंपनियों से राय मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में इसे डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम की तरह ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट से पहले सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलाई जाएगी। फ्यूल डिलीवरी पेट्रोल पंप के जरिए हो या थर्ड पार्टी के जरिए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। मंत्रालय ने तेल कंपनियों से पूछा है कि किन इलाकों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई में दिक्कत है। साथ ही ये रिपोर्ट मांगी गई है कि होम डिलीवरी के ग्रुप बायर कौन कौन हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सिक्योरिटी मसलों को देखते हुए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी PESO से जुड़े नियमों का विश्लेषण किया जा रहा है। अभी देश भर में पेट्रोल पंप पर रोजाना करीब 4 करोड़ लोग तेल खरीदने के लिए पहुंचते हैं। होम डिलीवरी योजना शुरू हुई तो इसमें से एक बहुत बड़ी आबादी को लाइन में खड़े होकर वक्त बर्बाद नहीं करना होगा। साथ ही लोगों के लिए रोजगार के भी ढेरों मौके बढ़ेंगे। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। अब विदेश उड़ान भरने से पहले आपको डिपार्चर कार्ड भरने की जरूरत नहीं होगी। 1 जुलाई से डिपार्चर कार्ड भरने की जरूरत को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि ये छूट सिर्फ एयरलाइंस के जरिए विदेश जाने वालों को मिलेगी। इसके अलावा रेल, सी पोर्ट या फिर आप बस से अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आपको डिपार्चर कार्ड भरना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी कर सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर डिपार्चर कार्ड भरने की व्यवस्था खत्म करने का आदेश दिया है। डिपार्चर कार्ड में यात्री को नाम, पता, जन्म की तारीख, पासपोर्ट नंबर और इसके अलावा फ्लाइट नंबर के साथ साथ बोर्डिंग की तारीख भी देनी पड़ती है। बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके फ्रेमवर्क पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। इस बैठक में मार्केट रेगुलेटर सेबी और आरबीआई को भी बुलाया गया है। बैठक में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और सेबी प्रमुख अजय त्यागी शामिल होंगे। साथ ही साथ गृह मंत्रालय और नीति आयोग भी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में वर्चुअल करेंसी के लिए फ्रेमवर्क बनाने पर चर्चा होगी। बैंकों के बढ़ते एनपीए को लेकर पीएमओ में आज एक अहम बैठक हुई है और बैठक में एनपीए से निपटने के लिए मौजूदा तैयारियों का रिव्यू किया गया है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव पीके मिश्रा ने की। इस बैठक में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य समेत दूसरे विभागों के सचिव भी मौजूद रहे। इससे पहले पिछले हफ्ते 12 जून को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। सरकार एनपीए से निपटने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन कर एक अध्यादेश लेकर आई है। एनपीए की लिस्ट भी तैयार की जा रही है और करीब 81 मामले एनसीएलटी में भी भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 32 कंपनियों ने खुद दिवालिया होने के लिए अपील की है।
इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के जरिए जिन 12 लोन खातों का निपटारा होना है उसे लेकर आज मुंबई में बैंकर्स की एक मीटिंग हो रही है। बैंकर्स आज की मीटिंग में ये फैसला लेंगे कि किन किन खातों को किस तरह से एनसीएलटी में आगे बढ़ाया जाए। बैंकर्स में हर खाते में के लीड बैंकर्स मामले को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे और आम सहमति से मामले को एनसीएलटी में ले जाने की योजना बनाएंगे। बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ने जिन 12 बड़े एनपीए खातों को एनसीएलटी के जरिए निपटाने के लिए चुना है उनमें भूषण स्टील, भूषण पावर, एसआर स्टील, लैंको इंफ्रा, आलोक इंडस्ट्रीज, एमटेक ऑटो, इलेक्ट्रो स्टील, जेपी इंफ्रा, मॉनिटर इस्पात, एबीजी शिपयार्ड, ज्योति स्ट्रक्चर्स और एरा इंफ्रा के नाम है। हालांकि रिजर्व बैंक ने खुद कंपनियों का नाम सार्वजनिक नहीं किया। पहली लिस्ट में उन कंपनियों को चुना गया है जिनका खाता लंबे समय से एनपीए है और रिजर्व बैंक इसके बाद 38 और कंपनियों के नाम जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट से सहारा को 10 दिन की और मोहलत मिली है। बकाया चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 10 दिन की और मोहलत दी है। सहारा को 5 जुलाई तक 710 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया गया है। सहारा ने अब तक करीब 791 करोड़ रुपए जमा कराए हैं और बाकी रकम जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी थी। सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हैदराबाद, रानीखेत और हरिद्वार की प्रॉपर्टी सर्कल रेट से 38% कम पर बिक रही है, जिसके बाद कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि एक पब्लिक ऑक्शन कराया जाए। कोर्ट इस मामले में अब 5 जुलाई को सुनवाई करेगा। बात बाजार की कर लेते हैं तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 9650 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 255 अंक और निफ्टी 70 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, बैंक, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही। वहीं रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में दबाव देखने को मिला। रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज यानी कि सीडीएसएल का इशू आज से खुलकर 21 जून को बंद होगा। पहले दिन ही कंपनी का इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इशू के जरिए कंपनी की 1045 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 524 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी के एक लॉट में 100 शेयर होंगे। फिलहाल कंपनी में बीएसई की 50.05% हिस्सेदारी है। आईपीओ होने के बाद कंपनी में बीएसई की हिस्सेदारी घटकर 24% रह जाएगी। कंपनी की 36% आय एनुअल इशूअर चार्जेस से होती है और डिपॉजिटरी मार्केट में कंपनी का 44% मार्केट शेयर है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस की कंपनी के आईपीओ में सब्सक्राइब करने की राय है। एसआर स्टील के लोन अकाउंट को भी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत निपटारे के लिए चुना गया है। बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक रेजोल्यूशन के तहत प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घटकर 40% पर सिमट सकती है, जबकि बैंकर्स और निवेशक का हिस्सा 60% तक हो सकता है। इसमें 34% हिस्सेदारी बैंकों की हो सकती है, जबकि 26% हिस्सा निवेशक हेलेरॉन का हो सकता है। हेलेरॉन को 26% हिस्सेदारी के लिए करीब 1700 करोड़ रुपए लाने होंगे। प्रमोटर्स को करीब 800 करोड़ रुपए डालने के लिए कहा जाएगा। बैंक भी इसमें करीब अपना 2400 करोड़ रुपए का बकाया इक्विटी में बदलेंगे। बैंकों और प्रमोटर्स के बीच करीब ऐसे ही फॉर्मूले पर बीते साल सहमति बनी थी और इसे ही बैंक आईबीसी के लिए आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हासिल होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।